आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा। हम ये चैप्टर के प्रारंभ में भी पढ़ के आए हैं कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी बल क्षेत्र है और संरक्षी बल क्षेत्र से ही स्थितिज ऊर्जा को संबंधित किया जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी बल क्षेत्र है और इसी से ही स्थितिज ऊर्जा को संबंधित किया जा सकता है। असंरक्षी बल क्षेत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा नहीं है। हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या कहती है। किसी आवेश या निकाय को अनंत से, किसी आवेश या आवेश के निकाय को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी स्थान, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी स्थान तक लेकर आने में जो बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाता है, विद्युतीय बल नहीं, बाहर से जो बल लगाया जा रहा है उसे लेकर आने में आवेश या निकाय को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी स्थान तक बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है वह कार्य ही किसके रूप में संचित होने वाला है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने वाला है। अर्थात यदि आपको किसी आवेश या निकाय को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी स्थान तक लेकर आने में किया गया कार्य पता है तो उस कार्य को ही हमें क्या कहना है, स्थितिज ऊर्जा कहना है। तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होता है W एक्स्ट्रा बाह्य बल हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, वो विद्युतीय बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन में हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो फिर स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरा सूत्र क्या बनेगा, स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरा सूत्र बनेगा माइनस WE, E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य, विद्युतीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि अनंत से किसी आवेश या निकाय को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी स्थान तक लेकर आने में विद्युतीय बल, बाह्य बल की जगह क्या बोल देंगे, विद्युतीय बल द्वारा किए गए कार्य का, विद्युतीय बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान उस स्थान पर उस आवेश या फिर निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं। तो हम लोगों ने विद्युतीय बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को स्थितिज ऊर्जा कहा, उसके आधार पर डेफिनेशन भी लिख दी है। अब हम स्थितिज ऊर्जा की बजाय यदि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन याद करना चाहें तो कैसे करेंगे। मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, वो किसी आवेश के कारण हो सकता है, किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण हो सकता है, किसी आवेशित परत के कारण हो सकता है, आवेशित चालक पट्टिका के कारण हो सकता है, किसी के कारण भी विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी आवेश को बिंदु A से B तक लेकर के जाते हैं और ऐसा करने के लिए जो विद्युतीय बल है उसके द्वारा किया गया कार्य यदि WE, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमने लगाया है WE है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो आवेश है उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो होगा UB माइनस UA। UB है बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा और UA है बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा। वो किसके बराबर होगा, वो होगा विद्युतीय बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। अब हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं किसे हैं, स्थितिज ऊर्जा अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्थान तक आवेश को लेकर आने में किए गए कार्य को कहते हैं। मतलब स्थितिज ऊर्जा कार्य को कहते हैं। और कार्य कब करना पड़ता है, जब बल लग रहा हो और विस्थापन हो रहा हो। यदि हम अनंत पर चले जाएं तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अनंत पर विद्युत क्षेत्र होगा 0।
तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो फिर विद्युतीय बल भी कितना होगा, शून्य। अगर बल शून्य है तो फिर वहां हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, तो फिर वहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा समझने के बाद हम लोग कोई दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग Q1 व Q2 दो आवेश r दूरी पर स्थित है। Q1 आवेश को अनंत से वर्तमान स्थिति पर लेकर आने में किया गया कार्य W1 है। कोई विद्युत क्षेत्र न होने के कारण विद्युत बल शून्य होगा, और विद्युत बल अगर शून्य है तो लेकर आने में किया गया कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि कोई बल ही नहीं है। तो W1 भी शून्य होगा। अर्थात Q1 को अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य शून्य है। किस कारण से? क्योंकि कोई भी विद्युतीय बल कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले से कोई आवेश वहां मौजूद ही नहीं है विद्युत बल लगाने के लिए। Q2 आवेश को अनंत से वर्तमान स्थिति तक लेकर आने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य W2 है। Q2 को लेकर के आएंगे तो Q1 इस वर्तमान पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें लेकर के आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। Q1 के कारण Q2 पर विभव V इक्वल्स टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। विभव की परिभाषा से किया गया कार्य आवेश गुणा में विभव होता है, और जो Q है यहां वो है Q2। तो W बराबर बना Q2 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, W2 हो जाएगा। यह हो गया Q2 को अनंत से वर्तमान पोजीशन तक लेकर आने में किया गया कार्य, और Q1 को लेकर आने में किया गया कार्य शून्य है। और परिभाषा में हमने समझा है कि बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है अनंत से आवेश को लेकर आने में, वही कार्य उस आवेश उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इन दोनों को लेकर आने में किया गया कार्य जो है वो हम जोड़ देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा, और कुल कार्य ही क्या है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। तो इस निकाय को बनाने में कुल कार्य इन दोनों कार्यों को जोड़ना होगा, और एक तो शून्य ही है तो कार्य रहेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यही है U बराबर, U स्थितिज ऊर्जा है, Q1 Q2 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो से अधिक बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। अभी हम लोगों ने दो बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की, अभी हमें दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण बड़े निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं, माना एक आवेश निकाय है, इसमें बने दो दो आवेश युग्मों की, दो दो आवेशों के सभी युग्मों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। दो दो के पेयर बना लेंगे और उन सभी की हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। इन स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर देते हैं तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। करके देखते हैं। Q1, Q2, Q3 आवेशों से निर्मित एक निकाय है। Q1 बिंदु P1 पर पड़ा है, यह बिंदु P2 पर पड़ा है और Q3 बिंदु P3 पर पड़ा है। P1 P2 के बीच की दूरी को हमने R12 मान लिया, Q1 Q3 के बीच की दूरी को R13 और इसको R23 मान लिया। बिंदु P1 पर Q1 आवेश, बिंदु P2 पर Q2 आवेश तथा बिंदु P3 पर Q3 आवेश स्थित है, जैसा कि चित्र में दर्शाया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या करना है, दो दो आवेश युग्मों के पेयर जो हैं उनके कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और उसके बाद में उन स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग कर देना है, तो हमें निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। Q1 आवेश को अनंत से बिंदु P1 पर लेकर आने में किया गया कार्य W1 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम हम Q1 को लेकर के आए हैं, वहां पहले से कोई आवेश नहीं है, तो वहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, और विद्युत क्षेत्र नहीं है तो फिर हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तो कार्य नहीं करना पड़ा अर्थात कार्य 0 है। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P2 पर लेकर आने में किया गया कार्य W2 बराबर Q1 के कारण विभव कहां, P2 पर। Q1 के कारण विभव कहां, P2 पर, गुणा में Q2। विभव की परिभाषा से आया फॉर्मूला है। तो Q1 के कारण कितना विभव होगा P2 पर, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 से P2 की दूरी, Q1 से P2 की दूरी R12 गुणा में Q2, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। यह Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P2 तक लेकर आने में किया गया कार्य होगा। Q3 आवेश को अनंत से बिंदु P3 तक लेकर आने में किया गया कार्य
Q1 व Q2 के कारण बिंदु P3 पर विभव गुणा में Q3 से ज्ञात किया जा सकेगा। यही विभव की परिभाषा है कि किसी बिंदु तक हमें किसी आवेश को लेकर आने में अगर किया गया कार्य ज्ञात करना है तो उस बिंदु पर विभव और लेकर आए हुए आवेश का गुणा कर दो। तो उस बिंदु पर विभव कौन कौन पैदा करेंगे? तो पहले से मौजूद Q1 और Q2 विभव पैदा करेंगे। कौन से बिंदु पर इनके कारण विभव होगा? P3 बिंदु पर विभव होगा और उस विभव को गुणा करना है Q3 से। तो Q1 के कारण विभव कितना होगा? अब देखिए चित्र में Q1 से P3 की दूरी कितनी है? R13। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस विभव अदिश राशि है, बीजगणितीय योग होगा तो हमने प्लस लगा दिया। किसके कारण विभव? Q2 के कारण। चित्र में देखिए कि Q2 से P3 की दूरी कितनी है? R23। गुणा में Q3 तो W3 बराबर बन जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये होगा Q3 आवेश को बिंदु P3 तक लेकर आने में किया गया कार्य। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा है कि जो सभी आवेश युग्म है उनके बीच की जो भी स्थितिज ऊर्जा है उसका हमें बीजगणितीय योग करना है। तो जो कार्य किए गए हैं ये स्थितिज ऊर्जा ही है। परिभाषा के अनुसार अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया जो कार्य होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। तो ये सभी स्थितिज ऊर्जाएं हैं तो इनका क्या कर देना होगा? योग कर देना होगा। निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य निकालना है हमें, तो सभी कार्यों को हमें जोड़ना होगा। W बराबर W1 0 था और W2 कितना है? Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस W3 कितना है? Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। W बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। यह तीन आवेशों से निर्मित निकाय को बढ़ाने में किया गया कार्य है और जो कार्य किया जाता है अनंत से आवेशों को लेकर आने में वही तो स्थितिज ऊर्जा होती है उस निकाय की। तो यही स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से हम अगर तो चार आवेश है तो उनका भी ज्ञात कर सकते हैं और n आवेशों का भी। तो n आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा I1 to n सिग्मा J1 to n QI QJ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RIJ
ये इस प्रकार की टर्म्स को सभी को जोड़ेगा, लेकिन 1/2 क्यों आया? देखिए, पहले i इक्वल्स टू 1 रखेगा, j इक्वल्स टू 1 रखेगा, लेकिन ऐसी कोई टर्म होती ही नहीं है इसमें q1 दो बार आए। इसका मतलब हमें यहाँ कंडीशन डालनी पड़ेगी i नॉट इक्वल्स टू j। i j के इक्वल्स टू कभी नहीं आ सकता। अब दूसरी कंडीशन देखिए, i इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है, यहाँ 1 आ जाएगा, j इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है, यहाँ 2 हो जाएगा, तो q1 q2 बढ़ जाएगा। और यह कंडीशन भी पॉसिबल है कि i इक्वल्स टू 2 हो जाए और j इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो यहां क्या बढ़ेगा q2 और यहां q1। इसका मतलब यही स्टेप दोबारा रिपीट हो गया, तो एक स्टेप दो बार रिपीट होगा, तो प्रत्येक स्टेप दो बार रिपीट आएगा तो हम उसके अंदर 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारा जो मूल फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा। तो ये प्रत्येक स्टेप 2 बार रिपीट होने के कारण हमने 2 का भाग लगाया है, ताकि स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित न हो। इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 प्रोटॉन 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हमें दिए हुए हैं, और इन प्रोटॉनों की हमें स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है। तो प्रोटॉन 2 आवेश हुए, 2 आवेश हमारे पास r दूरी पर हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बनता है ये, q1 q2 आवेश है। तो इस द्वि आवेशित निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा वो सूत्र हम जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा 2 आवेशों के निकाय की q1 q2 अपॉन 4πε0r होती है, हमने ये पढ़ा है। और हमें q1 और q2 कितने दिए हुए हैं? q1 q2 दोनों ही प्रोटॉन है, दोनों पर समान आवेश होगा, कितना होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। और बीच की दूरी कितनी दी हुई है? ये तो आवेश की वैल्यू दी हुई है, और बीच की दूरी कितनी दी हुई है? r की वैल्यू ये 6 × 10⁻15 मीटर दी हुई है। तो ये आंकड़े हम लोग इस सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। तो u इक्वल्स टू बनेगा q1 1.6 × 10⁻19 गुणा 10⁻19 और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 और बटा में r की वैल्यू है 6 × 10⁻15। तो इसको हल करते हैं, भाग लगाते हैं, तो आता है u इक्वल्स टू 3.84 गुणा 10⁻14 जूल। लेकिन हम लोगों से मान पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस रिलेशन के बिना क्वेश्चन को कर पाना संभव नहीं होगा। तो ये किसमें आंसर है? जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो क्या करेंगे? 1.6 × 10⁻19 का भाग लगा देंगे। तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू 3.84 गुणा 10⁻14 बटा में 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगा। और 3.84 में 1.6 का भाग लगाएंगे, हल करेंगे तो बनता है 0.24 गुणा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻6 को हम कहते हैं मेगा, और मेगा का मतलब हो गया यह, हम लोग इस रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण नंबर 11, 12 और 13 भी स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है
और आप लोग ये उदाहरण आज ही मुझे करके व्हाट्सअप करें।